नमस्कार आप सभी को। भूगोल विषय की चित्रात्मक प्रस्तुति में स्वागत है आप सभी का। और आज जो हम देखने वाले हैं विशेष रूप से अपवाह तंत्र के बारे में देखने वाले हैं। भारत के अपवाह तंत्र के बारे में हम देखेंगे, जिसमें आप जानते हैं जब भारत के अपवाह तंत्र की बात करते हैं हम, तो दो प्रकार के नदी तंत्र भारत में देखने को मिलते हैं। एक है आपका हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा आपको देखने को मिलता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र जिसमें आप देखते हो मुख्य रूप से यदि आप देखते होंगे हिमालयी नदी तंत्र की जब बात करते हैं तो आप गंगा की बात करते हो, आप ब्रह्मपुत्रा की बात करते हो। जब आप बात करते हो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की तो कृष्णा, कावेरी और ये जो नदियां हैं इनकी आप बात करते हो। तो इसी तरह से दोनों के बारे में हमें फैक्ट देखना है और आज की ये जो चर्चा है विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा विशेष के लेकर है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए नदी तंत्र की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला अपवाह तंत्र, और अपवाह तंत्र में सबसे पहले यहाँ पे जो बात हो रही है वो हिमालयी नदियों की बात हो रही है। अब हिमालयी नदियों की जब बात आती है तो सबसे पहले हिमालयी नदियों के संदर्भ में कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण हैं। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अप्रदन कार्य करती रही हैं, अतः इनके द्वारा गार्ज, महाखड्ड आदि का निर्माण किया गया है। इस प्रकार की नदियां सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा आदि हैं। मतलब ये जो हिमालयी तंत्र की प्रमुख नदियां हैं ये हो गया सिंधु नदी, सतलज नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। ये आपको नदियां हिमालयी तंत्र की आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले गंगा नदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि गंगा नदी आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से काफ़ी प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जब गंगा नदी की, तो किसी भी नदी की जब बात आती है तो उसका एक प्रमुख स्थान आता है कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो जब गंगा की बात करते हैं तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री हिमानी के गोमुख से हुआ है और गोमुख यदि हम बात करें ये आपको उत्तरकाशी जिले में देखने को मिलता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आपको देखने को मिलता है। यहीं पे आपको गंगोत्री धाम देखने को मिलता है। और गंगोत्री धाम जो है, क्योंकि ये जो गंगोत्री नेशनल पार्क है उसी के अंतर्गत ही आता है, तो आप जब गोमुख की यात्रा करेंगे तो गंगोत्री नेशनल पार्क से होकर आपको जाना पड़ता है। पैदल ट्रैक है 15 से 16 किलोमीटर का, फिर आप जो है गोमुख तक पहुंच जाते हैं। अभी हाल ही में मैं गया था, बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो स्थान है गंगोत्री का। गंगोत्री माता का जो मंदिर है बहुत ही शानदार जगह है। उत्तरकाशी जिला आप भी जा सकते हो। यहाँ पे हर्षिल वैली भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, तो हर्षिल वैली भी यहीं पर आपको देखने को मिलता है। जब उत्तरकाशी से आप गोमुख की तरफ मूव करोगे तो हर्षिल वैली भी स्थान आपको मिलेगा। अपवाह यदि हम बात करें तो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है ये। ठीक है, जल त्याग की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में ये जल त्याग करते हैं। पूर्ववर्ती अपवाह का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हिमालय, क्योंकि ये हिमालय से होकर निकलती हैं, ठीक है, हिमालय के पहाड़ों को चीर कर ही निकलती हैं, तो ये जो नदियां हैं ये पूर्व से ही बहती आ रही हैं, उसके बाद हिमालय की विभिन्न रेंज का निर्माण हुआ है, तो इसी को आप बोलते हैं कि पूर्ववर्ती। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो पूछा जाता है आपसे, उसके बारे में यदि हम बात करें गंगा से संदर्भित, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि जो गंगा नदी है ये दो धाराओं भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों नदियों के मिलने से बनती है। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा ये जो दोनों नदियां हैं इनका जो संगम होता है, इनके संगम के बाद जब ये आगे बढ़ती हैं तो ये पूरी की पूरी जो इनकी आप कह सकते हो नई धारा है उसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो गंगा मुख्य रूप से भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम है। आप में से सब जानते होंगे कि किस स्थान पर ये मिलती हैं, तो देवप्रयाग नामक स्थान पर ये मिलती हैं। गंगा देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और यहाँ से जब धारा ये आगे बढ़ती है संयुक्त धारा इनकी, तो उसको गंगा के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए गंगा मैदानी भागों में कब प्रवेश करती है, आप जानते हैं कि हरिद्वार जो है ये मैदानी भागों में स्थित जिला है उत्तराखंड का, तो यहाँ से आप कह सकते हो हरिद्वार के बाद से ये जो है मैदानी भागों में प्रवेश कर लेती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है कहाँ पे? हुगली और मेघना नदी के मध्य बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है अलकनंदा नदी की। ठीक है, अलकनंदा नदी की बात आती है। अलकनंदा की जब बात करते हैं तो ये चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है।
तटीय शहर यदि हम बात करें तो बद्रीनाथ इसका तटीय शहर है, ये आपको पता होना चाहिए। और देवप्रयाग नामक स्थान पर जैसे मैंने बताया कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम हो जाता है और यहीं से जो इनकी संयुक्त धारा है उसको आप गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है गंगा नदी के बाद बात आती है अलकनंदा नदी की। हम बात कर रहे थे तो अलकनंदा में आप देखें एक नदी और आपको देखने को मिलती है मंदाकिनी, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब मंदाकिनी की जब बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है इसका उद्गम कहाँ से है, चोराबाड़ी ताल से है या ग्लेशियर से है। संगम कहाँ पे होता है, काली गंगा नदी से सोनप्रयाग में इसका संगम होता है। और इसका जो अपवाह है ये केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य देखने को मिलता है। तटीय शहर कौन सा है, केदारनाथ तटीय शहर है। और रुद्रप्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। तो याद रखिएगा अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है, रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा की जब बात करते हैं तो सबसे पहले उत्पत्ति, अलकनंदा की जो उत्पत्ति है वो अलकापुरी स्थित सतोपंथ ग्लेशियर से हुई है। कर्णप्रयाग में आपको देखने को मिलता है कि अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम स्थल है। तो याद रखिएगा कर्णप्रयाग में किसका संगम होता है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर का। रुद्रप्रयाग में किसका संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी का। फिर बात आती है देवप्रयाग में किसका संगम होता है, तो देवप्रयाग में होता है अलकनंदा और भागीरथी का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों की जब बात करते हैं तो इसमें आपको यमुना नदी एक प्रमुख सहायक नदी देखने को मिलती है। यमुना नदी की बात करें तो इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। ये गंगा नदी से प्रयागराज में इलाहाबाद में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन। ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि चंबल नदी की जब बात करते हैं, चंबल पे बहुत सारे बैराज बनाए गए हैं, बहुत सारे बांध बनाए गए हैं जो कि राजस्थान में भी देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश से संदर्भित, तो इसको भी आपको पता रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है शारदा नदी की। शारदा नदी की जब बात करते हैं इसका उद्गम होता है मिलाम हिमनद से और ये नेपाल से निकलती है। अन्य नाम इसका क्या है, नेपाल में इसको गौरी गंगा नाम से जानते हैं और भारत नेपाल सीमा पर इसको काली नदी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में यह शारदा नदी के नाम से जानी जाती है और ये संगम कहाँ पे होता है, घाघरा नदी, बाराबंकी जिला, उत्तर प्रदेश से, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि जैसे आपने देखा भारत नेपाल सीमा पर इसको क्या बोलते हैं, काली नदी बोलते हैं। और यही काली नदी है जो भारत नेपाल सीमा पर विवाद का विषय है। भारत नेपाल सीमा पे जो विवाद है मुख्य रूप से वो इन्हीं नदियों के कारण ही है। ठीक है, तो जो भी विवाद, दो प्रमुख विवाद देखने को मिलते हैं और दोनों इन्हीं नदियों के कारण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आता है रामगंगा नदी। ठीक है, रामगंगा नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका उद्गम कहाँ से होता है, दूधा टोली श्रेणी से होता है, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में, और इसका संगम गंगा नदी से हो जाता है। फिर अन्य प्रमुख सहायक नदियों में आपको देखने को मिलता है सोन नदी देखने को मिलता है। सोन नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। इसकी सहायक नदियों में यदि हम बात करें तो गंगा नदी जो है ये गंगा नदी की ये सहायक नदी है और दाएं तट की ये सहायक है। संगम कहाँ होता है, गंगा नदी से पटना के निकट इसका संगम होता है। बहाव क्या है यदि हम बात करें, उत्तर दिशा में ये बहती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सोन नदी के बारे में भी हो गया। सोन के बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है दामोदर नदी। दामोदर नदी की बात करें तो छोटा नागपुर पहाड़ी झारखंड क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। ये हुगली नदी से इसका संगम होता है। इसका विशेषता क्या है, अचानक बाढ़ का आ जाना, उपनाम इसका बंगाल का शोक या अभिशाप भी इसको बोला जाता है। इन सब के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो बात आती है चंबल नदी की। ठीक है, चंबल नदी की बात आती है। चंबल नदी में यदि हम बात करें, एक एक नदियों के बारे में देख रहे हैं तो विशेष रूप से नदियों के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है और संगम कहाँ होता है। तो उद्गम यदि हम बात करें तो महू मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है। तटीय शहर इस पे हैं सवाई माधोपुर और धौलपुर। संगम यदि हम बात करें तो इटावा के निकट ये यमुना से मिल जाती है और इसकी सहायक नदी है खारी। तो खारी यदि किसकी पूछ लिया जाए सहायक नदी है तो याद रखना है चंबल नदी की सहायक नदी है खारी। अगला आता है गोमती नदी।
गोमती नदी की बात करें तो उद्गम इसका गोमत ताल फुलहर झील से इसका होता है पीलीभीत जिला में। इसकी सहायक नदी है सई नदी और इसका संगम गंगा नदी से होता है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का जो शहर है लखनऊ राजधानी शहर, वो इसी नदी के तट पर आपको देखने को मिलता है। फिर आपको देखने को मिलता है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में और इसका संगम गंगा नदी से बिहार में हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है गंडक नदी। और गंडक नदी की जब बात करते हैं तो इसका उद्गम नेपाल हिमालय से होता है। सोनपुर पटना के निकट ये जो है मिल जाती है किससे? गंगा से। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं जिनको हमें याद करना है, इसी क्लास में ही हमें याद करना है। ठीक है, क्या दिए हुए हैं? सबसे पहली बात, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदियाँ हैं वो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा ये जो नदियाँ हैं ये सुंदरबन का निर्माण करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चले, ठीक है। इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहार के शोक के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो आपको याद रखना है बिहार के शोक के नाम से जब बात करते हैं तो कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है। त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत क्या है? त्रिवेणी नहर के जल का जो स्रोत है वो है गंडक नदी। राजस्थान कोटा के निकट गार्ज का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो यह है चंबल नदी, याद रखिएगा। पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है काली नदी। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित कौन होती है? बेतवा नदी उद्गमित होती है। बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग क्या है? मोरीबंद डेल्टा, याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। मोरीबंद डेल्टा क्या है? बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य के 12 जिले हैं जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन 12 जिलों के बारे में आपको जानकारी बिहार के संदर्भ में होनी चाहिए। फिर बात आती है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, इसको लोहित नदी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम कहाँ से होता है? यदि हम बात करें इस नदी में लोहित नदी की, तो उद्गम इसका होता है जयालचू पर्वत श्रेणी पूर्वी तिब्बत में। अपवाह क्षेत्र इसका क्या है? अरुणाचल प्रदेश और असम। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और असम में इसका आपको अपवाह देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो देखने को मिलता है आपको सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी की जब बात करते हैं तो सुबनसिरी नदी आपको देखने को मिलता है हिमालयी क्षेत्र में। अपवाह तंत्र इसका असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत देखने को मिलता है। फिर बात आती है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र की जब बात करते हैं तो इसका जो उद्गम है ये आंगसी ग्लेशियर से होता है और आंगसी ग्लेशियर जो है ये पश्चिमी तिब्बत में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है? आंगसी ग्लेशियर से होता है जो कि पश्चिमी तिब्बत में है। ठीक है। अपवाह की यदि हम बात करें हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर जो है बढ़ती है। अन्य नाम इसका क्या है? सांगपो सापू इसका अन्य नाम है। दिहांग इसको अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। ब्रह्मपुत्रा इसको असम में बोलते हैं। जमुना इसको बांग्लादेश में बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, कई बार ये क्रम पूछा जाता है कि जैसे जैसे हम अरुणाचल प्रदेश से बांग्लादेश की यात्रा करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नाम ब्रह्मपुत्रा नदी से संबंधित होता जाएगा। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में यदि हम बात करेंगे तो दिहांग, यदि उससे पहले तिब्बत में बात करते हैं तो सांगपो, दिहांग, फिर असम में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना। तो ये चारों पता होना चाहिए कि सबसे पहले यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि यदि आप ब्रह्मपुत्रा नदी के उद्गम से लेकर बांग्लादेश की यात्रा करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से नाम क्रमगत आते जाएंगे? तो सबसे पहले आपको याद रखना है सांगपो, सांगपो के बाद दिहांग, दिहांग के बाद ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा के बाद जमुना। अब इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जमुना नाम कहाँ पे है? जमुना नाम इसका बांग्लादेश में है। ब्रह्मपुत्रा कहाँ पे है? ये नाम आपको असम में देखने को मिलता है। दिहांग कहाँ पे देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश। सांगपो कहाँ पे देखने को मिलता है? तिब्बत। इसकी सहायक नदियों में यदि हम बात करें तो जयमौली, ठीक है, तीस्ता, कामेग, मानस, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, संकोश, पगलादिया, जिया भरेली और लोहित, ये इसकी सहायक नदियां हैं जो आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर इसके बाद आती है बराक नदी। बराक नदी की बात करें तो उद्गम मणिपुर की पहाड़ी से होता है। मणिपुर, मिजोरम, असम और बांग्लादेश में ये बहती है।
अब यहाँ पे कुछ नदियाँ दी हुई हैं जो तिब्बत के पठार से निकलती हैं, ठीक है। तो तिब्बत से के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? सबसे पहली बात ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा सतलज नदी, तीसरा मेकोंग नदी, ठीक है, चौथा सालबीन नदी, पांचवा यांगटीसी नदी, ठीक है, इसके बाद हुआंगहो नदी और अगला है सिंधु नदी। तो ये कुछ नदियां हैं जो तिब्बत के पठार से निकलती हैं और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे यरलुंग जंगबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? क्या बोला जा रहा है? यरलुंग जंगबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भारत में हम ब्रह्मपुत्रा नाम से जानते हैं। अगला बोला जा रहा है सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हिम नदीय झील से छोंगबो छू नदी के रूप में उद्गमित कौन होती है? तीस्ता नदी होती है। असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग कौन नदी बनाती है? याद रखिएगा बात क्या हो रही है, असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग कौन बनाती है? तो इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। तिब्बत से उद्गमित होकर अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्रा, इरावदी नदी और मेकांग नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा भारत से संबंधित है, बाकी की जो नदियां हैं वो बर्मा से संबंधित हैं, जिसका आधुनिक नाम क्या है? हमारा पड़ोसी देश म्यांमार। भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न कौन लेती है? ब्रह्मपुत्रा नदी यू टर्न लेती है, ये आपको पता होना चाहिए। बंगाल का अभिशाप के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? दामोदर नदी को हम बंगाल के अभिशाप के नाम से जानते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले लोहित नदी को देखा, और लोहित नदी के बाद हमने सुबनसिरी नदी देखा, और सुबनसिरी नदी के बाद हमने ब्रह्मपुत्रा नदी की बात की। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक मैप है भारत का, और भारत के मैप में जो है कई नदियों का जिक्र यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, और इसमें बहुत सारी नदियों के भारत के बारे में बताया गया है। अब इसमें जब देखते हैं आप, तो सबसे पहले आप देखते हैं सिंधु नदी। ये क्रम कई बार पूछा जाता है, इनका क्रम कौन सा है, ठीक है, कि जब हम सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, इनका क्रम क्या है? पाकिस्तान से, ऐसे बोला जाता है प्रश्न कई बार कि जब हम पाकिस्तान से भारत की यात्रा करते हैं तो कौन कौन सी नदियों को हमें क्रमगत पार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है सिंधु नदी, प्रमुख रूप से सिंधु नदी, सिंधु के बाद झेलम आपको याद रखना है, ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। सिंधु, झेलम, चिनाब, इसी क्रम में आपको याद ही रख लेना है रावी और सतलज, ठीक है, और इसके बाद आपको पड़ता है ब्यास। तो इस तरह से क्रम याद रहना चाहिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये इनका क्रम बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप जानते हैं गुजरात में जब बात करते हैं तो लूनी नदी आता है, ठीक है। फिर इसके बाद जब यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं चंबल, सिंधु, बेतवा, और इसके बाद केन देखने को मिलता है। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। ये गंगा नदी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे आपको नर्मदा नदी देखने को मिलती है। नर्मदा के बाद आपको ताप्ती नदी देखने को मिलती है, फिर वर्धा नदी देखने को मिलती है, पेन गंगा हो गई, ठीक है। यहाँ पे फिर गोदावरी नदी देखने को मिलती है, उसके ऊपर इंद्रावती नदी, और इसके बाद उड़ीसा में आपको देखने को मिलती है महानदी देखने को मिलती है, ठीक है। हालांकि कोयल नदी भी यहाँ पे है, स्वर्ण रेखा भी है, दामोदर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है, ठीक है। फिर इसके बाद मंजरा नदी, भीमा नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, इनका भी क्रम आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम मान लीजिए दक्षिण भारत की 4 नदियों के नाम दे दिया गया, गोदावरी, मंजरा, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले उत्तरी पेनार, फिर दक्षिणी पेनार, और सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलता है कावेरी नदी। कावेरी नदी के बाद एक और नदी देखने को मिलती है सबसे दक्षिण में, जिसको बोलते हैं बेंगई नदी, ठीक है, बेंगई नदी। तो कहने का मतलब ये है कि भारत का जो प्रमुख नदी तंत्र है, भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, कम से कम उनकी अवस्थिति के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, चाहे वो हिमालयन तंत्र की नदियां हैं। और दूसरा आपको जो पता होना चाहिए कि उनका उद्गम स्थान कौन सा है। हालांकि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में कई बार पूछा जाता है, आसान सा प्रश्न है कि इनमें से जैसे पूछ लिया गया कि गोदावरी नदी ये
किन प्रदेशों से होके बहती है या महानदी किन प्रदेशों से होके बहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो नदियों के बारे में जब आप बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो सबसे पहले नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नदी किन राज्यों से होकर बहती है और वो कहाँ जाकर सागर से मिल जाती है। 3 कॉमन प्रश्न हैं जो प्रत्येक नदी के संदर्भ में आपको याद रखने हैं और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसको नोट्स भी आपको तैयार करना है, ठीक है। इसमें जैसे कि आप यदि बात करते हैं तो एक एक नदी में समय लगता है, हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि बहुत जल्द आपको कम से कम नदियों के बारे में एक डिटेल जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। चलिए अब प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं। यहाँ पे अभी कई सारी नदियों की चर्चा होगी, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय नदियों की जब बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है 2 प्रकार की नदियाँ। पहला अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों में भी 2 प्रकार की नदियाँ देखने को मिलती हैं। जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। और इसके पीछे जो मेन कारण है वो यही है कि जब बंगाल की खाड़ी की तरफ आप जाते हो तो आपको देखने को मिलता है कि जो ढाल प्रवणता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और जब आप अरब सागर की तरफ से आप देखते हो, इस तरफ आप मतलब पश्चिमी घाट पे देखते हो, तो ये खड़ा कगार है जिसके कारण यहाँ पे डेल्टा नहीं बन पाता है और यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होता है। इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही जो नदियाँ हैं ये आपके अरब सागर में मिलती हैं। यदि बंगाल की खाड़ी में बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी जो नदियाँ हैं वो आपको देखने को मिलता है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। अब एक एक नदी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है नर्मदा नदी और उसके बाद हम देखेंगे ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात जब नर्मदा की करते हैं तो जैसे मैंने बोला उद्गम स्थान अमरकंटक की चोटी मैकाल पर्वत से इसका उद्गम होता है। भ्रंश घाटी में ये नदियाँ बहती हैं और पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, क्योंकि ये कहाँ पे जाके मिलती हैं, अरब सागर से मिलती हैं तो निश्चित रूप से पश्चिम की तरफ ही बहेंगी। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। विशेषता क्या है, ये जो है ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर एक जलप्रपात इस नदी पर देखने को मिलता है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। तो जबलपुर में आपको देखने को मिलता है धुआंधार जलप्रपात, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की बात करें उद्गम की तो बैतूल जिला के मुल्ताई के निकट इसका उद्गम होता है। सतपुरा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश आप कह सकते हो। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन 3 प्रदेशों से होकर ये बहती है और इसकी भी विशेषता है कि ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई। नर्मदा और ताप्ती के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलती हैं जो नदियाँ वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं तो इसको ध्यान से याद करना है। सबसे पहली बात कि आपको बता दें कि अपवाह तंत्र की जब बात करते हैं इसके तो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बृहद अपवाह तंत्र जो है वो गोदावरी नदी का देखने को मिलता है। सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी हैं, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती तथा बेनगंगा जो है ये इसकी सहायक नदियां हैं। लंबाई यदि हम बात करें तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी यही है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। उद्गम कहाँ से होता है, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, नासिक से इसका उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण यही होता है अपवाह क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि उद्गम सब याद कर लेते हैं, सबको याद होता है, कहाँ जाकर मिलती है यह भी सबको याद होता है, लेकिन अपवाह क्षेत्र बहुत कम याद रहता है हमें। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में 50% भाग, ठीक है। इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पौंडीचेरी इन राज्यों से होकर ये बहती है। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पुडुचेरी ये जो इसका अपवाह क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अपवाह क्षेत्र इसका महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पौंडीचेरी ये इसका अपवाह क्षेत्र है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है इसके आगे अन्य नदियों की, जैसे कावेरी नदी की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहली बात कुछ फैक्ट दिए हुए हैं इसको देख लेते हैं। जैसे
प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत का जो मुख्य जल विभाजक है वह है पश्चिमी घाट। याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक क्या है? पश्चिमी घाट है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी घाटी कहाँ स्थित है? विंध्याचल के उत्तर दिशा में स्थित है और सतपुरा के दक्षिण दिशा में। अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ये बोलते हैं गोदावरी नदी को। ठीक है, गोदावरी नदी क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। मैसूर, बेंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान की जाती है कहाँ से? शिव समुद्रम जलप्रपात। और ये कहाँ पे मिलता है? कावेरी नदी द्वारा, ये आप कह सकते हो कावेरी नदी से संदर्भित जलप्रपात है। अब यहाँ पे बात हो रही है कावेरी नदी की। सबसे पहली बात, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक से निकलती है। अपवाह क्षेत्र 81,155 वर्ग किलोमीटर में है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। मुहाना कहाँ पे है? ये मुहाना है तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में। जब अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं, अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है वह नदी, साथ ही साथ उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है उसकी बात होती है। तो अपवाह क्षेत्र की जब बात करते हैं तो वह नदी, साथ ही साथ उसके अपवाह तंत्र जो प्रमुख नदियां हैं उसकी भी बात होती है। अब इसका अपवाह क्षेत्र क्या है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पौंडीचेरी। याद रखिएगा, कावेरी नदी 4 राज्यों से होकर बहती है, प्रमुख रूप से याद रखिएगा। ठीक है, देखो 2 चीज आपको याद रखना है। एक होता है अपवाह तंत्र, एक होता है अपवाह क्षेत्र। ठीक है, जब बात करोगे आप अपवाह तंत्र की, ठीक है, अपवाह तंत्र, तो अपवाह तंत्र में क्या होता है कि जो भी नदियां हैं, पहली बात तो वो प्रमुख नदी और उसकी जो समस्त सहायक नदियां हैं वो किस क्षेत्र से होकर बहती हैं, वो सभी का सभी जो है जो आता है वो अपवाह तंत्र का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, जब अपवाह क्षेत्र की बात करते हो मतलब वो जो प्रमुख नदी है वो किस क्षेत्र से होकर बहती है, किन क्षेत्रों से होकर वो बहती है। तो जब आप अपवाह क्षेत्र की इसके बात करते हो तो ये अपवाह क्षेत्र जो है ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में है। अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो कावेरी की सहायक नदियां होंगी जैसे अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी, इन सभी के जो क्षेत्र होंगे उनको भी इसमें जोड़ लिया जाता है कि पूरा अपवाह तंत्र इसका इतने में कवर करता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अपवाह क्षेत्र पूछा जाता है कि वो नदी कितने क्षेत्रों से होकर बहती है। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पौंडीचेरी, ये आपको याद रखना है। सहायक नदियां हो गया। जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है और आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आप देख रहे होंगे कि दक्षिण भारत की जिन भी नदियों की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम गोदावरी नदी की बात करें, चाहे हम इसके साथ साथ गोदावरी के साथ साथ हम कृष्णा नदी की बात करें, हमने सभी के जो है अपवाह क्षेत्र के बारे में बात किया है। और अपवाह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किन क्षेत्रों से होकर वो नदी बहती है। इसके बाद आता है कृष्णा नदी। और दक्षिण भारत की नदियों के अपवाह क्षेत्र आप रट जाइएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर बात आती है कृष्णा नदी। महाबलेश्वर, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट से निकलती है। लगभग 1400 किलोमीटर लंबाई है। सहायक नदियों की बात करें तो तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा। मुहाना इसका क्या है? बंगाल की खाड़ी है। अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश, ये इसका अपवाह क्षेत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य 1957 से ये जल विवाद भी चल रहा है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसका अपवाह क्षेत्र क्या है कृष्णा नदी का? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। महानदी से संबंधित कुछ विशेष तथ्य दिए हुए हैं, जैसे इसका उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पहाड़ी, धर्मत्री जिला, छत्तीसगढ़ से होता है। डेल्टा का निर्माण पारदीप के निकट बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। अपवाह इसका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, ओडिशा में इसका अपवाह देखने को मिलता है विशेष रूप से। ठीक है, इसके बाद आपको सहायक नदियाँ यदि हम बात करें तो शिवनाथ, हंसदेव, ईब और तेल इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद आती है बात दामोदर नदी की। दामोदर नदी की जब आप बात करते हैं, आप देख रहे होंगे कि दामोदर नदी के संदर्भ में सबसे पहली बात कि इसका उद्गम स्रोत क्या है दामोदर नदी का? यह है छोटा नागपुर का पठार। अपवाह कहाँ पे है इसका? भ्रंश घाटी में है। सहायक नदियाँ की बात करें, बराकर, जमुनिया और बरकी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अन्य नाम इसका क्या है? भारत का रूर। याद रखिएगा,
इस दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? भारत का रूर। और इसकी संबंधित नहर कौन सी है? एडन नहर। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए एडन नहर जो है ये किस नदी से संबंधित है, तो आप बताओगे दामोदर नदी। और आपको यह भी याद रखना है दामोदर और भैरवी नदी का जहाँ पे संगम है वहाँ पे आपको राजप्पा शक्तिपीठ देखने को मिलता है और इसका संगम हुगली नदी से हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई दामोदर नदी की। इसके बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दी है, जैसे विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी कौन बनाती है? सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। दक्षिण भारत की नदियाँ अपवाह तंत्र रखती हैं किस प्रकार का? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? पंबार, भवानी और कबानी। ठीक है, कबिनी इसको बोलते हैं कहीं कहीं। गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात नदी कौन सी है? तो चंबल नदी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसन कौन सा है? तो गोदावरी नदी बेसन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसन है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नदियाँ और दी हुई हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। और जैसा मैंने आपको बोला, जो फैक्ट मैंने आपको बोला कि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, प्लीज़ उतना कवर करते हुए चलिएगा कि आपको अपवाह क्षेत्र प्रत्येक नदी के बारे में अवश्य पता रहे। 3 चीज़ें आपको याद रखना है: उद्गम, अपवाह क्षेत्र, सहायक नदी। ठीक है, साथ ही साथ यह भी आपको याद रखना है, ये तो याद ही रहता है कि कहाँ पर ये जाके मिलती हैं। ठीक है, यदि आपको इतना पता है नदियों के बारे में तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, अब अन्य प्रमुख नदियों में यदि हम बात करें तो सतलज नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? राकसताल मानसरोवर झील के पास से होता है। भारत में प्रवेश कहाँ पे करती है? सिपकीला दर्रा के पास भारत में प्रवेश करती है और ये सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है और इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे हगरी नदी देखने को मिलता है, पश्चिमी घाट श्रेणी से उद्गम होता है। अपवाह क्षेत्र बात करें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है और तुंगभद्रा नदी की ये सहायक नदी है, तुंगभद्रा नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है सोन नदी से संबंधित विशेष तथ्य। ठीक है, अब बात हो रही है सोन नदी से संबंधित विशेष तथ्य की। तो सोन नदी के बारे में आपको पता होगा कि इसका अपवाह जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। गंगा नदी से ये जाकर मिल जाती है और यदि हम बात करें इसकी सहायक नदी रिहंद, उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है। तो सोन नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और यह अमरकंटक, शहडोल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। इसी तरह से झेलम नदी की बात करते हैं, पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है, बेरीनाग झील से निकलती है। श्रीनगर मुख्य शहर है जो इसके तट पर स्थित है और सहायक नदी इसकी कौन सी है? किशनगंगा। ये आपको पता होना चाहिए। संगम कहाँ से होता है? चिनाब नदी से इसका संगम हो जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है कोसी नदी की। ठीक है, कोसी नदी की जब बात करते हैं तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? गोसाईनाथ के उत्तर से पूर्वी नेपाल में उद्गम होता है। गंगा नदी से भागलपुर में जाके मिल जाती है। बिहार का शोक इसको कहा जाता है और 720 किलोमीटर लंबाई है। आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है और इसकी जो धाराएं हैं 7 धाराएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है लूनी नदी की। लूनी नदी की बात करते हैं तो कच्छ का जो रन है उसके दलदली क्षेत्रों में विलुप्त हो जाती है। दक्षिण पश्चिम अजमेर में अरावली पर्वत से ये निकलती है। फिर बात हो रही है श्योक नदी की। श्योक नदी उद्गम रीमो हिमानी से, इसका अन्य नाम है मृत्यु की नदी। काराकोरम क्षेत्र में ये देखने को मिलता है और संगम इसका सिंधु नदी से हो जाता है। फिर आप देखते होंगे जास्कर नदी, जास्कर घाटी भी है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, जास्कर नदी भी है। इसका उद्गम होता है सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी क्षेत्र से। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा से ये उद्गमित होती है। निर्मित संरचना कौन से है? गहरे गार जो बनाती है लद्दाख श्रेणी में और ये सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद बात आती है काली नदी। काली नदी की जब बात करते हैं तो पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले के डिग्गी गांव से निकलती है। अरब सागर में इसका मुहाना देखने को मिलता है। यहाँ है स्पीति नदी। स्पीति नदी यदि हम बात करें कुंजुम दर्रा देखने को मिलता है। स्पीति वैली भी है, बहुत सारे लोग ट्रैवल करने जाते हैं बाइकर्स। ठीक है, और इसका अपवाह तंत्र लगभग 40 मील का है। संगम कहाँ पे होता है? तो संगम सतलज नदी से होता है। कहाँ पर? नामगिया गांव के निकट किन्नौर जिला में इसका संगम हो जाता है। इसके बाद आता है संकोश नदी। संकोश नदी की बात करें तो उद्गम इसका उत्तरी भूटान में होता है। पश्चिम बंगाल और असम के मध्य सीमा का निर्धारण जो है संकोश नदी करती है और ब्रह्मपुत्रा नदी से मिल जाती है। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल और असम के बीच की सीमा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? संकोश नदी आपकी आती है।
माही नदी की बात होती है, माही नदी मध्य प्रदेश राज्य से उद्गमित होती है। इसका अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात देखने को मिलता है। फिर आता है मीठी नदी। मीठी नदी बिहार झील मुंबई से निकलती है, इसका मुहाना है अरब सागर। फिर आता है कापली या कोपली नदी, मेघालय पठार से निकलती है, कामरूप नगर जो है इसी के तट पर है और ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे झेलम और रावी नदियाँ पाकिस्तान के झंग के निकट मिल जाती हैं, किससे? चिनाब नदी से। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल कौन बन गई है? दामोदर नदी बन गई है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी। ठीक है, संथाल परगना का दुमका का हिजला मेला आयोजित कहाँ होता है? मयूराक्षी नदी के तट पर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। त्रिवेणी नहर का जल स्रोत कौन सा है? त्रिवेणी नहर का जो जल स्रोत है गंडक नदी है। वह नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है, वो नदी आपकी है लूनी नदी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ प्रमुख शहरों की बात हो रही है। ठीक है, नदियों के किनारे स्थित कुछ प्रमुख शहरों की बात हो रही है और ये आपको पता होना चाहिए, वैश्विक संदर्भ में भी और राष्ट्रीय संदर्भ में भी आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जैसे मैंने बोला कि तटीय शहर जो है वो है उत्तरकाशी। जब आप गंगोत्री धाम में जाते हैं तो गंगोत्री धाम से होकर जो नदी बहती है उसको भागीरथी नदी ही कहते हैं। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर कौन सा तटीय शहर स्थित है? देवप्रयाग। आपने अभी पढ़ा कि देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम हो जाता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ अन्य शहर देखने को मिल रहे हैं, जैसे ये कुछ शहर हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के। जैसे सबसे पहले आ रहा है हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ से देखने को मिलता है? हरिद्वार उत्तराखंड में है। दूसरा फतेहपुर उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। तीसरा कानपुर, चौथा वाराणसी, पांचवा भागलपुर और अगला आ गया पटना। ये कुछ प्रमुख शहर हैं, प्रमुख तटीय शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। भागलपुर, पटना, वाराणसी, कानपुर, फतेहपुर और हरिद्वार। ठीक है, संगम कहाँ पे होता है इसका? यमुना नदी से। तो गंगा का यमुना से संगम जो होता है ये प्रयागराज में होता है और जिसको पूर्व में इलाहाबाद कहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम परिवर्तित कर दिया। यहाँ पे एक पार्क भी है जिसको बोलते हैं अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क में आपको पता होगा किस स्वतंत्रता सेनानी की या किस क्रांतिकारी की गोली मारकर हत्या की गई थी, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जानकारी है तो बताइएगा। ठीक है, फिर बात आती है यमुना नदी। यमुना नदी के प्रमुख तटीय शहरों में बात करते हैं तो सबसे पहले नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा देखने को मिलते हैं। 4 प्रमुख शहर देखने को मिलते हैं। नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा जो है ये यमुना नदी के तट पर आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात करें तो इसका तटीय शहर है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। इसकी सहायक नदी है जिसका तटीय शहर है हैदराबाद। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सहायक नदी है मूसी नदी और मूसी नदी जो है वो आप कह सकते हो इसके किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। कई बार ये पूछा जाता है कि हैदराबाद शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है हैदराबाद शहर जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सतलज नदी की बात करते हैं तो इसके तटीय शहरों में लुधियाना और फिरोजपुर आते हैं। दोनों के दोनों जो हैं वो पंजाब से संबंधित हैं। फिर बात आती है गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी की जब बात करते हैं तो इसके तटीय शहरों में नांदेड़, नासिक आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में और राजमुंद्री शहर जो देखने को मिलता है वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ और शहर दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर शहर स्थित है जम्मू कश्मीर का। सिंधु नदी के तट पर कौन सा स्थित है? लेह। सतलज नदी के तट पर कौन सा स्थित है? लुधियाना। साबरमती के तट पर कौन सा स्थित है? अहमदाबाद, गांधीनगर। गोमती नदी के तट पर लखनऊ। ताप्ती नदी के तट पर सूरत और बैतूल। स्वर्ण रेखा के तट पर जमशेदपुर। सरयू नदी के तट पर अयोध्या। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर और रामगंगा के तट पर बरेली। तो याद रखिएगा, यदि अयोध्या काफ़ी चर्चा में है तो अयोध्या जो है ये सरयू नदी के तट पर स्थित एक शहर है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ अन्य तथ्य दिए हुए हैं नदियों से संदर्भित, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि असम राज्य के प्रमुख नगर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो यह है ब्रह्मपुत्रा नदी। मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर उज्जैन, यहाँ पे मेला भी लगता है आप जानते हैं। उज्जैन में आपको देखने को मिलता है कुंभ भी। तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है।
छत्तीसगढ़ का जगदलपुर और मध्य प्रदेश का जबलपुर किसके तट पर स्थित है? जगदलपुर है इंद्रावती नदी, मध्य प्रदेश का जबलपुर है नर्मदा नदी। उड़ीसा का कटक शहर कहाँ स्थित है? महानदी के तट पर स्थित है। और इसके बाद आता है पढ़रपुरी, महाराष्ट्र में आता है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? चंद्रभागा या भीमा नदी के तट पर। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली कई बार चर्चा में रहता है, तो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कर्नाटक का प्रसिद्ध शहर हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी की। मंदाकिनी नदी की बात जब करते हैं तो तटीय शहर है गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्त काशी। अलकनंदा नदी की जब बात करते हैं तो तटीय शहर है गोविंद घाट, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद आप देख रहे होंगे तो जलप्रपातों का नाम आता है। जलप्रपातों का जो नाम है वह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको पता होगा कि जलप्रपात के बारे में जब बात आती है तो 3 जलप्रपात हमें याद रहने। पहले जोग जलप्रपात शरावती नदी के तट पर, कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी के तट पर, और शिव समुद्रम की बात करते हैं तो कावेरी नदी के तट पर। जिनमें शिव समुद्रम और जोग के बारे में आप जानते ही होंगे। कुंचिकल को भी याद रखिएगा, वराही नदी के तट पर ये देखने को मिलता है। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ जलप्रपातों से संदर्भित दिए गए हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम। ठीक है। भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? भारत का नियाग्रा कहते हैं चित्रकूट प्रपात को। ठीक है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित प्रपात कौन सा है? दूध सागर प्रपात। तो याद रखिएगा, दूध सागर प्रपात जो है ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कौन सा है? भेड़ाघाट पर। तो याद रखना है धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ठीक है। कोरापुट की बात करते हैं उड़ीसा में, तो मच्छकुंड नदी पर स्थित प्रपात कौन सा है? डुडुमा प्रपात। यदि घाट प्रभा नदी पर पूछा जाए कौन सा जलप्रपात है, तो इसको बोलते हैं गोकाक जलप्रपात। तो प्रमुख जलप्रपातों के बारे में पता होना चाहिए। कम से कम भारत का चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जोग जलप्रपात, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा शिव समुद्रम, ये दोनों आपको अवश्य पता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे कुछ और जलप्रपात दिए हैं, जैसे चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान, भालकुंड जलप्रपात बीना नदी मध्य प्रदेश, लोध जलप्रपात बूढ़ा नदी झारखंड, अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी छत्तीसगढ़। इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, ये देख लेते हैं, और इसके बाद जो अपनी चर्चा है वो समाप्त होगी। और इसके बाद हम कल की कक्षा में जब भी हम मिलेंगे तो वहाँ पे हम भारत की झीलों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि झीलों से संदर्भित भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। अब यहाँ पे दिया है किसाऊ बांध। किसाऊ बांध की बात करें तो टोंस नदी पर है, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। लाभान्वित राज्य है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फिर इसके बाद आता है बभली प्रोजेक्ट। बभली प्रोजेक्ट क्या है? गोदावरी नदी पर बन रहा है। महाराष्ट्र और तेलंगाना में आप कह सकते हैं कि एक विवादित बांध परियोजना है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है राजघाट परियोजना, इसी को बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, बेतवा नदी पर बन रहा है ललितपुर उत्तर प्रदेश में। इसके बाद तिलैया बांध पूछा जा सकता है, बराकर नदी पर है, कोडरमा जिला झारखंड से संदर्भित है। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो याद रखना है सिद्राबाग। ठीक है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में की गई थी। महाकाली संधि फरवरी 1996 में कहाँ हुई थी? भारत और नेपाल के मध्य हुई थी। आप जानते हैं सीमा विवाद को निपटारे के लेकर ये संधि हुई थी, लेकिन आज भी ये विवाद बना हुआ है। वह बांध जिसका उपयोग सिंचाई हेतु नहीं किया गया था वो है शिव समुद्रम। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे जल विद्युत परियोजना तपोवन और विष्णुगढ़ की बात हो रही है। तपोवन और विष्णुगढ़ जो जल विद्युत परियोजना है धौली गंगा नदी पर है, उत्तराखंड राज्य से संदर्भित है। तो यहाँ पे आपने देखा आज की इस चर्चा में विशेष रूप से जो हमारी बात हुई थी वो नदियों की हुई थी, नदियों के किनारे स्थित शहरों की हुई थी, जलप्रपातों की हुई थी, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तत्व थे जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं उनकी बात हमने यहाँ पे किया था। कल आपको भारत की प्रमुख झीलों के बारे में और जलवायु के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद फिर भूकंप और इस प्रकार की जो अन्य
जानकारियां हैं उनको भी हम अपडेट करने का प्रयास करेंगे। ये कक्षा प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे चीज़ों का क्विक रिवीजन हो जाता है और आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।